मॉर्निंग बच्चों आज की क्लास में हम हमारे विषय सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का ज्योग्राफी पार्ट उठाने जा रहे हैं। ज्योग्राफी पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। उसमें पार्ट 9 जल संसाधन। ठीक है बेटा, तो जल संसाधन का अध्ययन करने जा रहे हैं। और जल संसाधन को समझने से पूर्व या पढ़ने से पूर्व हमें पता होना चाहिए कि आखिर संसाधन क्या चीज़ होते हैं। संसाधन बेटा प्रकृति में उपलब्ध वह प्रत्येक वस्तु संसाधन कहलाती है जो मानवीय आवश्यकताओं की या जो हमारी आवश्यकताओं की किसी न किसी रूप में पूर्ति करती है। ये कृत्रिम भी हो सकते हैं और ये प्राकृतिक भी हो सकते हैं। तो हम जल संसाधन पढ़ते हैं। जल संसाधन कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि जल को बनाया नहीं जा सकता। जल कब प्राप्त होगा हमें? जल हमें वर्षा से ही प्राप्त होगा, है ना। जल कहाँ से प्राप्त होगा? वर्षा से ही प्राप्त होगा। अब देखिए बेटा, अब हम आपको कहें कि बेटा ये पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है। पूरी पृथ्वी में 71% भाग पर, है ना, पृथ्वी पर 71% भाग पर जल है और 29% जो स्थल है। जैसे कि देखो इधर मैं छोटा सा चित्र बना रही हूँ। सपोज करो ये हमारी पृथ्वी है और ये क्या है? ये स्थल है। ये जो कितना है? 29% है। और ये क्या है? ये जल है ना, जल है। ये कितना है? 71% है। तो जब हम नक्शे भरते तो हम देखते हैं ना, स्थल जो कि हमारे महाद्वीप है वो स्थल पार्ट है और जहाँ जल है वो महासागरीय पार्ट है। तो देखो इतना सब कुछ होने के बाद भी जो 29% है उसमें से भी 29% में से भी 97% जो है वो महासागरीय जल है। महासागरीय जल का मतलब क्या होता है? वह जल जो किसी योग्य नहीं होता है, वह जल जो खारा होता है, जिसको हम ना पीने के योग्य ले सकते हैं और ना हमारे सिंचाई में वो कार्य कर सकता है। उसके बाद 3% उपयोग के लिए है। उपयोग के लिए मतलब जिसको कि हम कृषि कार्यों में, मत्स्य पालन में इत्यादि में उपयोग ले लेते हैं। और उसमें से भी 1% कैसा है? पीने योग्य। यानी हमारी पूरी पृथ्वी पर इस 71 में से 1% जल इतना है जिसको कि हम पीने योग्य जल मानते हैं। अब जब ऐसी बात है और जो बारिश होती है तो हमको जल का प्रबंधन करना होता है। तो जल प्रबंधन करने के लिए क्या किया जाए? तो हमारी सरकार ने जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई उसमें एक प्रस्ताव हुआ, एक विचार किया कि किस प्रकार इस जल का सदुपयोग किया जा सके। जो जल बारिश आती है और बाढ़ वगैरह में बह जाता है, किसी यूज़ में नहीं आता, उसका लिए आखिर क्या किया जाए? तो हमारी जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उसमें एक बहुउद्देशीय योजना है, जल बहुउद्देशीय परियोजनाएं करके शुरू किया गया। अब देखिए बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं। बहुउद्देशीय कैसे, क्या अर्थ होता है इसका? बहु यानी बहुत, उद्देश्य यानी उद्देश्यों को, यानी वह परियोजना, वह योजना जो बहुत से उद्देश्यों को लेकर बनाई गई हो। तो जल परियोजना बहुत से उद्देश्यों को, बहुत से उद्देश्य कौन से? जल प्रबंधन के साथ ही बहुत से उद्देश्य जैसे बाढ़ से बचाव, सूखे का निपटाव, सिंचाई, विद्युत, मत्स्य पालन, पर्यावरण संरक्षण आदि को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार, मतलब बहुत से उद्देश्यों को एक साथ पूर्ण करने के लिए हमारी केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकार के द्वारा जल परियोजनाओं का निर्माण किया गया। हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बहुउद्देशीय योजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर का नाम दिया गया है, संज्ञा दी गई है। ठीक है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा परियोजनाओं का निर्माण किया गया। इनमें देखिए केंद्र सरकार के द्वारा भाखड़ा नागर परियोजना, दिगंत परियोजना, दामोदर परियोजना, हीराकुंड, कोसी और टिहरी परियोजना प्रमुख है। और राज्य सरकार के द्वारा चंबल बांध परियोजना, नागार्जुन, तुंगभद्रा परियोजना इत्यादि प्रमुख है। इसमें बेटा हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें केंद्र सरकार के द्वारा हमें भाखड़ा नागर, दामोदर और हीराकुंड परियोजनाओं का अध्ययन करना है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं बच्चों, इसका अर्थ हमें समझ में आ गया है। अब हमें ये देखना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे देश में किस प्रकार बनी, कब बनी और कौन सी नदी पर बनी। ये सब जानने के लिए बेटा मैंने यहाँ पर एक सारणी बनाई है ना, तो यही सारणी का निर्माण आपको भी करना है और अपनी स्टडी को सारणी या चार्ट के अनुसार पढ़ाते रहना है। इससे एक फ़ायदा होता है। अभी तो आपको लग रहा होगा मैडम ये क्यों बनवाती हैं, हालांकि मैंने 9th क्लास में भी आपसे बनवाया था, लेकिन बेटा इससे क्या होता है, पूरा चैप्टर, पूरा टॉपिक हमारे सामने होता है और हम अपने स्वयं के वाक्यों में उस आंसर को पूर्ण कर सकते हैं। देखो अब मैं आपको समझाती हूँ, आप समझते हुए चलिए।
भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना भारत की एक विकसित परियोजना थी जो कि भारत की उन्नति या प्रगति का प्रतीक है ना। ये कब प्रारंभ हुई? ये 1948 में प्रारंभ हुई और 1963 में पूर्ण हुई। सतलज नदी की हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर नामक स्थान पर इसका निर्माण किया गया और पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है और इसका प्रमुख उद्देश्य यमुना और सतलज के किनारों का विकास करना है। विकास में आ जाता है उसका संपूर्ण विकास, जैसे सिंचाई के क्षेत्र का भी विकास करना है, व्यापारिक क्षेत्र का, बिजली वगैरह, जो भी इतना भी विकास होता है वो सारा क्षेत्र इसमें आ जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में है इसमें 2 बांध बनाए गए, एक भाखड़ा और एक नागल। भाखड़ा बांध जो है वो सीमेंट और कंक्रीट से बना हुआ विश्व का सबसे सीधा खड़ा हुआ बांध है और नागल बांध को सिंचाई को मेन उद्देश्य बनाते हुए नागल बांध का निर्माण किया गया। बेटा ये भाखड़ा नागल बांध है, इसकी ऊंचाई के बारे में कहा जाता है कि कुतुब मीनार की ऊंचाई से भी 3 गुना ऊंचा बांध ये है। इसकी बांध है दामोदर घाटी। दामोदर घाटी परियोजना का जो है वो स्वतंत्र भारत की फर्स्ट परियोजना है जो 1948 में पूर्ण हुई। दामोदर घाटी बंगाल के शोक का, दामोदर नदी जो है उसको बंगाल का शोक कहा जाता है। शोक का मतलब समझते हो, बंगाल का दुख, जिससे कि कोई पीड़ा आती है, कोई हानि होती है, तो ये नदी क्या होती है, बारिश जब आती है तो इस नदी के अंदर इतना पानी आ जाता है कि जो हमारा बंगाल का एरिया है, पश्चिम बंगाल का एरिया है और ये बाढ़ग्रस्त हो जाता है ना। तो जब हर साल बाढ़ आती रहेगी तो क्या होगा, विकास नहीं होगा। तो अपरदन और बाढ़ को रोकने हेतु किसका निर्माण किया गया? दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण किया गया। इस नदी पर 2 बांध बनाए गए, बाराकर नदी पर मैथान और तिलैया बांध और बोकारो नदी पर बोकारो बांध का निर्माण किया गया। इस योजना की प्रमुख विशेषता थी यहाँ पर थर्मल पावर स्टेशनों का निर्माण किया गया। तो देखो कितना इजी तरीके से हमारे सामने आ जा रहा है, हमें याद भी हो जा रहा है साथ के साथ। इसकी पश्चात है हीराकुड परियोजना जो कि 1953 में पूर्ण हुए, परंतु 1957 में इसने अपना काम पूर्णतः शुरू कर दिया था। महानदी पर बनी हुई है जिसे कि उड़ीसा का शोक माना जाता है। देखो बंगाल का शोक किससे माना गया था? दामोदर नदी को। तो उड़ीसा का शोक किससे माना गया? महानदी को। शोक क्यों माना जाता है? क्योंकि ये नदी जब उफान पर आती है, जब सीजन होता है, मानसून होता है, उस समय इस नदी में इतना पानी आ जाता है कि वो उड़ीसा को पूरा जलमग्न कर देती है। तो बाढ़ और सूखे, मानसून काल में बाढ़ से बचाव और सूखे के काल में सूखे से बचाव के लिए इस नदी हीराकुड परियोजना का निर्माण किया गया। प्रायद्वीपीय भारत की योजनाओं में है और विश्व का सबसे लंबा बांध इस नदी पर बना है। देखो भाखड़ा बांध कैसा था? विश्व का सबसे बड़ा यानी सबसे ऊंचा बांध था और सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुड परियोजना पे बना है जो। ये प्रायद्वीपीय भारत की योजना है। प्रायद्वीपीय भारत कौन सा होता है? जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ हो। अब देखो कितना इजी रूप में हमारे सामने ये चीज़ आ गई है ना। ऐसी सारणियों का निर्माण आपको करना है और यहाँ पर अगर और कोई पॉइंट आपको अपने पाठ्य पुस्तक से या अन्य किसी स्रोत से प्राप्त होता है तो उसको बनाते हुए चला जाना है। ये आपकी नॉलेज को बढ़ाता है ना, और आपको क्रिएटिव बनाता है। रट्टा तो आप सब मार लेते हो, मुझे पता है अच्छी तरह की। रट्टा मारने में तो मेरे सारे बच्चे बहुत होशियार हैं, परंतु क्रिएटिविटी से बनाओ ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाए। राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के रूप। बेटा देखो अभी तक हमने देखा केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा बहुउद्देशीय परियोजनाओं को, है ना, लेकिन बिना सरकार की सहायता के भी तो जल संरक्षण किया जाता था। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं, तो उससे पूर्व भी जल का कैसे संरक्षण किया जाता था, परंपरागत तरीके क्या हैं जल को संरक्षित करने को, इस पर प्रश्न भी आता है। और ये हमें एक जीके के हिसाब से मान लो या सामान्य नॉलेज के हिसाब से मान लो हमें आना चाहिए। तो देखिए बेटा बावड़ी, बावड़ी एक सामान्य शब्द है जो हम सुनते आए, प्राय सुनते ना, उस बावड़ी के पास वो घर है, उस बावड़ी के पास वो घर है। अभी हमारे किशनगढ़ में भी पराशा में देख लो और उधर फतेह सागर नगर, फतेहलाल नगर जो है उस साइड पे भी देख लो, 1-2 बावड़ियाँ हैं छोटी छोटी। लेकिन हमको देखना है कि बावड़ी क्या होती है। चतुष्कोणीय गोल वर्तुलाकार आकार में बावड़ी का निर्माण होता है और स्टेप बाय स्टेप इतनी भव्य होती है ये कोई जिनसे कि उनकी ऐतिहासिक या कलात्मक झलक नजर आती है। इन बावड़ियों में झरोके भी बने हुए होते हैं स्टेप बाय स्टेप पर, और मेहराब बने हुए होते हैं, उस पर नक्काशियाँ की हुई होती है। इसमें दौसा की आभानेरी जो चांद बावड़ी वगैरह है, ये सब बहुत ज़्यादा फेमस है। बूंदी शहर को सिटी ऑफ वेल्स के नाम से जाना जाता है। तो समझ में आ गया बावड़ी।
तालाब। तालाब तो हम सब जानते ही, तालाब का नाम सुनते ही है ना। तो तालाब क्या होता है? तालाब वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए पक्की दीवारों के द्वारा बनाया हुआ एक गहरा खड्डा होता है ना। उसका ये काफ़ी बड़ी लंबाई चौड़ाई में होता है, काफ़ी बड़ा इसका क्षेत्रफल होता है। और इसका जो निर्माण किया जाता है प्राय वो ढालू के समीप किया जाता है। ढालू के समीप मतलब इस टाइप, जैसे देखो ये ढाल हो गया ना, तो जहाँ से वर्षा का जल जा रहा है, किसी शहर का या गांव का जो भी वर्षा का जल है वो ढलान की ओर जाता है। जल कहाँ बहता है? ढलान की ओर बहता है। तो तालाबों का निर्माण कहाँ किया जाता है? क्षेत्र विशेष के ढालू भाग के समीप किया जाता है। इनमें से जो प्रमुख तालाब है वो है पाली का हिमावास तालाब, गढ़ी सरगर, स्वरूप तालाब आदि। अब झीलें क्या होता है बेटा? झीलें एक वही जल को एकत्रित करने के लिए, वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए झीलों का निर्माण किया जाता है। ये तो कृत्रिम झील होती है। कुछ झीलें होती है जो प्राकृतिक रूप से ही बनी हुई है। इन झीलों में क्या होता है? जल को एकत्रित किया जाता है और कहीं कहीं इसको पर्यटन के, इसके जो किनारे होते हैं उसको पर्यटन के हिसाब से भी विकसित किया जाता है। जैसे अपने कुछ अभी अजमेर में देख लो आप, अन्ना सागर झील है, फतेह सागर झील है, तो वहाँ पे बारादरी वगैरह बनी हुई है ना किनारे पर, तो पर्यटन के हिसाब से बनी हुई है। ऐसे ही जयसमंद झील है, राजसमंद झील है, तो इन सब झीलों पर ये कहता है। और कहीं कहीं झीलों से नमक भी निकाला जाता है। झील खारे पानी की बोलते हैं, सांबर झील है खारे पानी की झील है, पंचभद्रा झील है खारे पानी की झील है, ठीक है। फिर है नाड़ी। पहले क्या होता था, जैसे बड़े गांव जो होते थे उनमें जो ढलान वाला भाग होता था, थोड़ा 5-6 फुट के जो खड्डे हो जाते थे उसमें, और वहाँ पर जल एकत्रित हो जाता था, वो नाड़ी का रूप कहलाता था। वहाँ प्राय पशुओं को स्नान कराना हुआ या अन्य कोई किसी कार्य में, अगर और किसी कार्य में यूज़ लेना होता था तो उस जल को सिंचाई वगैरह में भी यूज़ ले लेते थे। इस तरीके से किया जाता था। टांका क्या चीज़ होती है? टांका जैसे कि पश्चिमी जो हमारा राजस्थान है वहाँ पर प्राय घरों में टाँके बनाए जाते हैं। टाँके का जो निर्माण होता है आगोर में किया जाता है, जहाँ से कि वर्षा का जल एकत्रित होता है, उनको नालों के द्वारा या किसी पाइप के द्वारा अंदर धरती में उतारा जाता है। ये और ऊपर से इनको कवर्ड कर दिया जाता है, जिसको अपन हौद बोल सकते हैं। वर्तमान में हौद जो होते हैं वहाँ पश्चिमी राजस्थान बीकानेर वगैरह ना, वो हौद है, अपने यहाँ तो बहुत छोटा होता है, वहाँ पे तो जितना बड़ा आपका घर है, जितनी बड़ी आपकी भूमि, उस सबके नीचे पूरे टाँके का निर्माण किया जाता है। जोहड़ भी एक प्रकार से जल संरक्षण का प्रारंभिक हमारा जो है परंपरागत साधन है। इसके अंतर्गत कुएँ जो होते हैं, कुएँ का ही दूसरा प्रकार है, जहाँ से तालाब कृषि की जाती है, और वही 5-6 फुट गहरे खड्डे खोद दिए जाते हैं, और उनमें इस प्रकार से व्यवस्था की जाती है कि वर्षा का जल जो है वो रिस कर आता रहे और इकट्ठा होता रहे। बेरी या कुएँ का छोटा रूप बेरी माना जाता है। खड़ीन होती है बेटा जहाँ जल एकत्रित हो, खड्डे नुमा धरती जो होती है, भूमि जो होती है, उसमें खड्डे बन जाते हैं जगह जगह, और वहाँ वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है, वो खड़ी। अब इन सभी के द्वारा जो भी जल एकत्रित किया जाता है उसका क्या किया जाता है? उसको सिंचाई कार्यों में, पेयजल में और अन्य किसी कार्यों में काम में लिया, जबकि मानसून नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो हमारे जल संरक्षण और अभी वर्तमान में भी है ना, राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, प्रधानमंत्री के द्वारा जल स्वावलंबन योजना चलाई जा रही है। उनका भी क्या उद्देश्य है? उनका भी उद्देश्य यही है कि जल को कैसे भी बचाया जाए। आप लोगों को भी कहा जाता है वर्षा के जल को बचाना, क्योंकि जल ऐसा प्राकृतिक स्रोत है बेटा जिसे कि बनाया नहीं जा सकता। अगर वर्षा नहीं होगी तो जल समाप्त हो जाएगा, और कहा भी जाता है आने वाले सालों में 25 सालों में जल की मात्रा बिल्कुल समाप्त होती चली जाएगी। संभावना है, होगी या नहीं होगी ये बात की बातें हैं, और परंतु हमें भी इस जल को संरक्षित करने के लिए अपने कुछ न कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए। प्लस वर्षा के जल को हमारे जो हौद बने हुए होते हैं उनमें इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि वर्षा का जल उसमें जाकर एकत्रित हो जाए, उसको पालर पानी कहते हैं। तो बच्चों ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको जो भी होमवर्क दिया जा रहा है वो आप कंप्लीटली करेंगे। प्लस मैंने जैसे सारणी बनाई है इसमें मैंने 2 पॉइंट बनाए हैं। आगे की बातें आप चाहो तो अपनी पाठ्य पुस्तक की मदद से बना सकते हैं, लेकिन जो मैंने केंद्रीय सरकार की योजनाएं बनाई हैं उसके बाद जो राज्य सरकार के द्वारा या राजस्थान सरकार के द्वारा जो भी योजना बनाएंगे उसका चार्ट बनना अनिवार्य है, क्योंकि चार्ट के द्वारा आपका चैप्टर क्लियर हो जाता है। क्लियर बच्चों? बिल्कुल। आपका होमवर्क जो है वो है राजस्थान में जल परियोजनाओं को चार्ट के माध्यम से समझाइए। जैसे हमने केंद्र द्वारा संचालित परियोजनाओं का चार्ट बनाया है, ठीक उसी तरीके से आप राजस्थान की जल परियोजनाएं उनका चार्ट बनाएंगे, है ना।
दूसरा क्वेश्चन आपका है परंपरागत जल संरक्षण की विधियाँ लिखो। तो परंपरागत जल संरक्षण की विधियाँ कौन सी आ जाएंगी? वही जो हमने अभी पढ़ी थी, तालाब हुआ, खड़ीन हुआ, झीलें हुई है ना, बावड़ी हुई, इनके बारे में आप लिखेंगे, टिप्पणी टाइप में लिख लीजिएगा। तीसरा, इंदिरा गांधी नहर और चंबल घाटी परियोजना पर टिप्पणी लिखें। इसमें आप विस्तृतात्मक लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ का हमने चार्ट बनाया है, तो आपको चार्ट के माध्यम से चैप्टर आना चाहिए, लेकिन उस चार्ट को हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे, उसको आप पार्ट अपना क्वेश्चन 3 में आप उसको डिस्क्राइब करोगे, ताकि आप पे दोनों कौशल विकसित हो जाएंगे, चार्ट बनाने के भी और लिखने के भी। फिर है जल है तो कल है पर निबंध लिखिए। बेटा जल है तो कल है पर आपको निबंध लिखना है। कोशिश करनी है कि आपके अपने शब्द होंगे, आप सर्च करेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक में से, अपनी सहायक सामग्री में से, और इसमें आपको जल है तो कल है पर निबंध जल स्वावलंबन योजना को इंक्लूड करते हुए लिखना है। आपकी पाठ्य पुस्तक में है ये, और आप सब मुझे पता है बहुत अच्छा करेंगे। तो ये आपका होमवर्क है। एक विशेष सूचना है बेटा, होमवर्क टाइम टू टाइम करिए। चाहे आप ये मत सोचिए हमारी ऑफलाइन क्लास नहीं है तो होमवर्क न करें, आप होमवर्क करिए। होमवर्क करने से आप में तलाश करने की प्रवृत्ति होगी, क्योंकि जो मेरे चैप्टर्स में पढ़ाती हूँ आपको तलाश करने के हिसाब से ही पढ़ाती हूँ कि आप उसमें और अपना कुछ नई बातों को इंक्लूड करें। ठीक है ना।